जानकारी वो जो जानना जरूरी है। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जानकारी जो गाहे बगाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हमें मिलती रहती है। सत्ता भ्रष्टाचार लाती है और संपूर्ण सत्ता भ्रष्टाचार, इस वाक्य को विस्तृत रूप प्रदान करते हैं और इस पर गहन अध्ययन करते हैं। अर्थात सीधा सीधा मतलब यह है, जब भी किसी व्यक्ति, संस्था, राज्य, राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त होती है तो वह अपने उन सभी नैतिक मूल्य जिनके आधार पर वो एक नवीन समाज या पुराने समाज में सुधार करना चाहता है, उनकी स्थापना करता है और एक भ्रष्टाचार मूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में 2003 में शिवराज सिंह चौहान 2003 में उमा भारती के द्वारा और उसके बाद 2004-05 में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सत्ता प्राप्त की गई। तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सत्ता प्राप्त करने के उपरांत विभिन्न प्रकार के सुधार कार्य, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना और विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाओं से मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से जुझारू राज्य और जुझारू राज्य से एक विकासशील राष्ट्र की ओर प्रेरित किया। और उन्होंने अपने इन्हीं मूल्यों के द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार लेके आए। लेकिन गाहे बगाहे सत्ता प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कारण भ्रष्टाचार के सूचक ही बने, जो कि चाहे व्यापम घोटाला हो, इसके रूप में हमें दृष्टिगोचर होते हैं, और फिर विभिन्न प्रकार के अन्य शैक्षणिक घोटाले और बहुत सारी चीज़ें जो भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण बने। आइए इस विषय पर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और अन्य प्रमुख चीज़ों को देखते हैं। वैश्विक राजनीति में जैसे ही ब्रिटेन या अंग्रेज़ों का नाम आता है, सबकी गाहें बगाहें भारत के उपनिवेश युग की ओर चली जाती है। अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण और उनकी दमनकारी नीतियाँ। लेकिन इस सबसे अधिक हम अपने ध्येयवाक्य जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, सत्ता भ्रष्टाचार लाती और संपूर्ण सत्ता भ्रष्टाचार लाती, उस पर बात करें तो ब्रिटेन में 16वीं-17वीं शताब्दी में वहाँ के राजा के द्वारा किए गए अत्याचार के विरोध में संसद द्वारा की गई शांतिपूर्ण क्रांति, जिसे ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति 1688 की क्रांति के रूप में जाना जाता हुई। और इस क्रांति ने एक नवीन भ्रष्टाचार युक्त समाज की स्थापना करी, जो वैश्विक परिदृश्य पर एक उदार और स्वतंत्र मनोविचार वाले समाज के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। और इन्हीं सबके परिणाम था ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और यहीं से ही ब्रिटेन एक प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में संपन्न हुआ, जो कि यूरोप को शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक हुआ। इसी के साथ जर्मनी, इटली, जापान, अन्य देशों ने भी, फ्रांस ने भी ब्रिटेन का ही सहारा लेते हुए, ब्रिटेन की नीतियों का अनुसरण करते हुए एक नवीन वैश्विक परिदृश्य की स्थापना करी। लेकिन जैसे ही इनके द्वारा अपने सत्ता को और अधिक सुदृढ़ करना और इसका फैलाव करने की नीति का अनुसरण करके अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका राष्ट्रों में जब इनके द्वारा उपनिवेशिक युग का प्रारंभ किया गया, तो अपने विभिन्न प्रकार के संसाधनों का इन्होंने वहाँ पर दुरुपयोग किया। हालांकि इनकी औद्योगिक क्रांति या विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु भले वो तत्कालिक रूप से सहायक रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कहें, उस पर इनके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। और परिणामतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन यूएसए के कर्ज तले दब गया और इस एक नॉर्मल अर्थव्यवस्था के रूप में, एक शक्तिशाली से एक नॉर्मल राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, जो वर्तमान में भी अन्य राष्ट्रों पर निर्भर के रूप में अपन इंग्लैंड को देख सकते हैं। भले ही इंग्लैंड जीडीपी के अनुसार विश्व में 5वें स्थान पर है, लेकिन फिर भी वो एक प्रमुख शक्ति के रूप में विश्व में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता। और इसी परिदृश्य में यदि हम यूएसए को देखें, अमेरिका को, जिसने 1929 की मंदी के बाद तटस्थ या फिर बंदे अर्थव्यवस्था की नीति पर अनुसरण करते हुए, पृथकतावादी नीति का अनुसरण करते हुए अपने राष्ट्र को एक सुदृढ़ बनाया और विश्व महाशक्ति के रूप में संपन्न हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो प्रमुख महाशक्ति 20वीं शताब्दी में यूएसए और यूएसएसआर एंड सोवियत संघ के रूप में स्थापित हुई। चूँकि यूएसए के द्वारा अपने ही क्षेत्र को ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ करने पर विश्वास रखा गया, जबकि यूएसएसआर के द्वारा एक विस्तृत अलायंस बनाने,
पर विचार किया गया है। यूएसए और इनके बीच में, यूएसएसआर के बीच में एक कोल्ड वार हुआ जिसे वैचारिक युद्ध कहते हैं, जहाँ यूएसए के द्वारा उदारवादी अर्थव्यवस्था को बल दिया गया है, वहाँ यूएसएसआर के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को बल दिया गया है। उदारवादी अर्थव्यवस्था में बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था, सरकार की हस्तक्षेप की नीतियाँ होती थी, जबकि यूएसएसआर वाली विचारधारा, समाजवादी विचारधारा में राज्य शासित अर्थव्यवस्था का ही अनुसरण किया जाता था। और धीरे धीरे जब इन अर्थव्यवस्था में विघटन हुआ और यूएसएसआर के द्वारा, सोवियत संघ या रूस के द्वारा अफगानिस्तान में सैनिक अभियान किया जाना, या फिर विभिन्न लैटिन बाल्टिक राज्यों में अपनी, बाल्टिक राज्य जो अपने जो इंग्लैंड के आसपास, फ्रांस के इधर इस साइड के जो राज्य हैं बाल्टिक राज्य कहलाते हैं, बाल्कन प्रायद्वीप के इधर, उनके यहाँ पर अत्यधिक जटिल रूप में अपनी शक्तियों का क्षरण करना। और उसके तत्कालीन कारण ये हुए कि 1990 आते आते 1990-95 आते यूएसएसआर एक विश्व की द्वितीय महाशक्ति से बहुत पीछे छिड़ चला गया, जिसका कहीं प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में कोई वजूद ही नहीं रहा, और अमेरिका एक प्रमुख विश्व ध्रुव के रूप में सामने आया। अमेरिका के एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक ध्रुवी होना तथा चाइना का उसी समय विकास की गति को प्राप्त करना और स्वयं की नीति का अनुसरण करते हुए तत्कालीन समय में चाइना एक विश्व की महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ, जिसकी चीफ लेबर से वो मैन्युफैक्चरिंग एक हब के रूप में विस्तृत हो गया और विश्व के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक राष्ट्रों में अपना प्रथम स्थान के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। आइए अब इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में और अच्छे से देखें। जब चाइना अपने आप को विश्व महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के रूप में उदार नीति का अनुसरण कर रहा था, तभी भारत में उदारीकरण के पूरे प्रभावों को खत्म करके केंद्र या राज्य नियोजित अर्थव्यवस्था को और बल दिया जा रहा था, जो कि इंदिरा जी के समय हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे भारत में भी 1991 के दशक में उदार नीति का अनुसरण किया गया और इन सब के परिणामतः भारत एक उदारवादी राष्ट्र के रूप में विस्तृत हुआ, जहाँ पर प्रारंभ में तो छोटी छोटी कंपनियों ने उदार नीति का अनुसरण किया और भ्रष्टाचार रूपी समाज को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही अन्य कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर इनकी मोनोपोली चालू हुई, तो इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर दिया और एक अधिकार मूलक समाज की स्थापना करी, जो कि एक तरीके का भ्रष्टाचार ही है। इसके बाद अपन आते हैं विभिन्न प्रकार की भारत में सरकारें बनी और वर्तमान मोदी गवर्नमेंट के रूप में देखते हैं। मोदी जी जब प्रारंभ में आए तो इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद दी कि भारत को इस तरीके की अर्थव्यवस्था बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। प्रारंभ के इनके काल में मोदी जी के द्वारा अच्छा काम किया गया। द्वितीय चरण में भी इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया। प्रारंभ में स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय अभियान, गंगा की सफाई, आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं गाये बगाए कौशल विकास योजना पन्नों में छुपी रह गई, जिसका कहीं अस्तित्व नहीं नजर आता, या फिर स्किल इंडिया का भी कहीं अस्तित्व नहीं आता, मेक इन इंडिया का भी कहीं पर दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका प्रमुख कारण रहा जो योजनाएं थी, जो नीतियां थी, वो सिर्फ कागजों में रहीं और उनका मूल रूपेण सुधार नहीं हो पाया। और मूल रूपेण सुधार नहीं हो पाने से समाज के निचले तबके तक वो नहीं पहुंच पाई या फिर वो नीतियों को लागू नहीं किया गया। द्वितीय चरण में जहां राष्ट्रवाद के बल पर ये चुनाव जीते और उसी को इन्होंने और आगे बढ़ाते हुए धारा 370 का अंत किया जाना और कश्मीर का विभाजन किया जाना और इसके बाद राम मंदिर, जो कि इनका प्रमुख एजेंडा था, इसको पूरा किया जाना, इनकी लोकप्रियता में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। विभिन्न सर्वे के द्वारा बीजेपी को 370 से 400 सीटें तक दिए जाने की बात कही जाने लगी। लेकिन सत्ता की प्राप्ति और सत्ता प्राप्त करने की उसमें इतना आगे बढ़ जाना कि अंततः भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाना भी वही रूपरेखा जो प्रारंभ से विश्व राजनीति में चली आ रही है, वही वर्तमान मोदी सरकार ने करी। और चाहे बंगाल में सत्ता प्राप्त करने के लिए होड़ हो, असम में सत्ता प्राप्त या फिर अन्य राज्यों, इसके साथ साथ ही
तेलंगाना में जो हुए तेलंगाना में हुए चुनाव हो, यूपी में पंचायती चुनाव हो, इनमें सभी चुनावों को इनमें सत्ता प्राप्त करने के उसके कारण जो प्रमुख मूलभूत सुविधाएं थी उनका अंत किया गया। जैसे कि पीएम केयर फंड के द्वारा 50,000 वेंटिलेटर खरीदे गए, लेकिन उनमें से अधिकांश वेंटिलेटर के ना तो उनके ऑपरेटर उनको सौंपे गए और ना ही उनकी पैकिंग खुली गई। भारत में जहां कोविड के दौरान प्रथम लहर के दौरान विभिन्न देशों की मदद करी गई और एक लॉकडाउन या विभिन्न प्रकार की नीतियों के द्वारा एक सुदृढ़ नीति का अनुसरण करते हुए भारत को प्रथम लहर के प्रभाव से बचाया गया, लेकिन दूसरी लहर में जो कम्युनिटी स्प्रेड या सामुदायिक संक्रमण की स्थिति जो वर्तमान में बन गई है, वो कहीं न कहीं केंद्र की नीतियाँ के ही कारण हुई। चूँकि इसमें राज्य को दोष दिया जाना भी उतना ही बराबर है जितना केंद्र को दिया जाना, लेकिन जब आप मोदी जैसे व्यक्तित्व को देखते हैं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व उनके आगे बौना नजर आता है, और मुख्यमंत्री शक्ति तथा संसाधन में भी एक प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा निम्न हैसियत का व्यक्तित्व होता है। और इन्हीं सब का परिणाम हुआ कि ना तो इनको बंगाल में सत्ता प्राप्त हुई, ना ही इनको पुडुचेरी में भी सत्ता मान सकते हैं, लेकिन वो रंगास्वामी उनकी ही सरकार बनेगी। तमिलनाडु और केरल में तो इनकी कोई चांस थी ही नहीं। इन्होंने पूरा बल अपना बंगाल में लगाया और बंगाल में लगभग 700 से 800 गुना कोविड पेशेंट बढ़े। इसमें अब कई बीजेपी के समर्थक या मोदी के समर्थक बोलेंगे कि इसमें ममता बनर्जी का भी उतना ही हाथ है या कांग्रेस का भी उतना ही हाथ है, तो निसंदेह इन लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना कि मोदी जी का है, और उसके साथ साथ ही आम जनता का भी योगदान है। लेकिन जब आप संपूर्ण सत्ता की प्राप्ति कर लेते हैं तो आप पर ही पूरे आरोप लगाए जाते हैं। अब निसंदेह देश द्वितीय लहर से उभर रहा है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अब आवश्यकता है कि जो फालतू की योजनाएं हैं उन पे कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ ही आगामी तीसरी लहर के साथ साथ ही बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में विभिन्न प्रकार के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग या मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, पारिवारिक तनाव भी, मानसिक तनाव भी, तो उसमें एक सुधार करने की आवश्यकता है। तो अपना इस वाक्य को मैं सत्ता भ्रष्टाचार लाती, संपूर्ण सत्ता भ्रष्टाचार लाती है और संपूर्ण सत्ता शांति और समन्वय एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में आती है, जो कि हमें सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में एक उनका बात याद आता है। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में उन सभी शक्तियों का प्रयोग करूंगा जो कि मुझे एक विकसित ब्रॉड सिंगापुर बनाने में सहायक हों। मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। अर्थात डरने का उनका तात्पर्य ये था कि मैं अपनी शक्तियों का पूर्ण रूप में उपयोग करूंगा और सिंगापुर को विश्व महाशक्ति के रूप में स्थापित करूंगा। उन्हीं सभी नीतियों का परिणाम हुआ कि 1950 से 60-70 सालों में आज 2020 तक सिंगापुर एशिया की एक महाशक्ति और समृद्धि के रूप में डेवलप्ड हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धक में सहायक रही होगी। जानकारी जो जानने की ज़रूरी थी, इस सीरीज की अगली वीडियो शीघ्र मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।